हेलो एवरीवन, मैं तनिष आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे एंटी थायराइड ड्रग्स के बारे में। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के शुरू करते हैं। गेट सेट फार्मा। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इस वीडियो में कौन कौन से टॉपिक्स कवर होने वाले हैं। जो सबसे पहला टॉपिक रहेगा वो रहेगा इंट्रोडक्शन। उसके बाद हम पढ़ेंगे डेफिनेशन। उसके बाद क्लासिफिकेशन विद ड्रग्स। उसके बाद हम देखेंगे मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। उसके बाद एडवर्स इफेक्ट और लास्ट में हम देखेंगे अमेजिंग फार्मा फैक्ट। हर वीडियो की तरह इस वीडियो के एंड में भी हम आपके साथ एक अमेजिंग फार्मा फैक्ट शेयर करेंगे। और आज का जो फार्मा फैक्ट है वो तो बहुत ही अमेजिंग है, तो वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहे। तो शुरू करते हैं इंट्रोडक्शन से। डिजीज़, जो थायराइड ग्लैंड की डिजीज़ होती है वो बेसिकली दो तरह की होती है। और जो सबसे पहली डिजीज़ होती है वो होती है हाइपोथायराइडिज्म। इस कंडीशन में क्या होता है, जो थायराइड ग्लैंड होता है वो रिक्वायर अमाउंट ऑफ हार्मोन्स प्रोड्यूस नहीं कर पाता। मतलब जितनी बॉडी को ज़रूरत है उतने हार्मोन्स नहीं बना पाता। उसे क्या कहते हैं, हाइपोथायराइडिज्म। दूसरी क्या होती है, हाइपरथायराइडिज्म। इस कंडीशन में क्या होता है, जो थायराइड ग्लैंड है वो जितनी रिक्वायर्ड अमाउंट है उससे कहीं ज़्यादा हार्मोन्स की प्रोडक्शन करते हैं। और इसका मतलब, इसे हम ये भी कह सकते हैं कि जो हमारा थायराइड ग्लैंड है वो हाइपर एक्टिव थायराइड ग्लैंड है, क्योंकि वो क्या कर रहा है, अपनी जो उसका फंक्शन है वो ज़्यादा परफॉर्म कर रहा है, मतलब हाइपर एक्टिव है। और इसी इसी कंडीशन में, हाइपर थायराइडिज्म की कंडीशन में ही हम क्या करते हैं, एंटी थायराइड ड्रग्स यूज़ करते हैं। तो चलिए अब हम देखते हैं डेफिनेशन। व्हाट आर एंटी थायराइड एजेंट्स? These are agents used to lower the functional capacity of hyperactive thyroid gland. Hyperactive thyroid gland का मतलब बता दिया आपको कि जो जो नॉर्मल थायराइड ग्लैंड का फंक्शन होता है उससे अगर ज़्यादा फंक्शन परफॉर्म हो रहा है तो उसे हम क्या कहेंगे, हाइपर एक्टिव थायराइड ग्लैंड। और थायराइड ग्लैंड का क्या फंक्शन होता है, टू प्रोड्यूस T3 एंड T4। तो जो एंटी थायराइड एजेंट्स हैं वो हम यूज़ करते हैं ये जो हाइपर एक्टिव थायराइड ग्लैंड है उसकी एक्टिविटी को कम करने के लिए या नॉर्मल लेवल पे लाने के लिए। और इसकी सेकंड डेफिनेशन क्या हो सकती है वो देख लेते हैं। दीज आर द एजेंट यूज टू लोअर द इंक्रीज्ड लेवल ऑफ T3 एंड T4। इसका मतलब ये है कि ये जो एजेंट्स हैं हम इनका यूज़ करते हैं जो T3 T4 का लेवल ब्लड में बढ़ चुका है उसको कंट्रोल या कम करने के लिए। तो ये बेसिकली दो डेफिनेशन है, आप कोई सी भी जोन से आपको आसान लगे आप यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद हम देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एंटी थायराइड ड्रग्स। जो सबसे पहली क्लासिफिकेशन है वो है इनिबिट हार्मोन्स सिंथेसिस। इसमें कौन कौन सी ड्रग यूज़ होती हैं, प्रोपाइलथायोयूरासिल, कार्बिमाजोल, मेथामिजोल। सेकंड जो क्लासिफिकेशन है वो है इनिबिट आयोडीन ट्रैपिंग। इसे हम आयनिक इनिबिटर्स भी कहते हैं। जो उनसी ड्रग यूज़ होती हैं वो देख लेते हैं, थायोसाइनेट्स, परक्लोरेट्स और नाइट्रेट्स। थर्ड जो क्लासिफिकेशन है वो है इनिबिट हार्मोन रिलीज। इसमें कौन सी ड्रग यूज़ होती हैं, आयोडीन, आयोडाइड्स ऑफ सोडियम एंड पोटेशियम, ऑर्गेनिक आयोडाइड्स। जो फोर्थ क्लासिफिकेशन है वो है डिस्ट्रॉय थायराइड टिश्यू। इसमें हम क्या यूज़ करते हैं, रेडियो एक्टिव आयोडीन, जो कि क्या होता है, I-131। तो चलिए सबसे पहली क्लासिफिकेशन से शुरू करते हैं, इनिबिट हार्मोन सिंथेसिस। इसमें कौन कौन सी ड्रग यूज़ होती हैं, थायोमाइड्स यूज़ होते हैं, प्रोपाइलथायोयूरासिल, मेथामिजोल, कार्बिमाजोल। इसका जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है वो तीन तरह के होते हैं। तो चलिए सबसे पहले वाला देख लेते हैं, इनिबिट परऑक्सीडेज एक्शन। परऑक्सीडेज के एक्शन को इनिबिट करते हैं ड्रग्स। तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं कि परऑक्सीडेज का एक्शन होता क्या है। तो ये क्या है, हमारे पास थायराइड सेल है, इसमें क्या होता है, परऑक्सीडेज प्रेजेंट होता है। और ये परऑक्सीडेज क्या करता है, आयोडाइड को आयोडीन में कन्वर्ट करवाता है, ठीक है। और ये ड्रग क्या करेगी, इसके एक्शन को इनिबिट करेगी। तो चलिए सबसे पहले हम कार्बिमाजोल को देख लेते हैं। कार्बिमाजोल मेटाबोलाइज होने के बाद ये क्या कहते हैं, एक्टिव मेटाबोलाइट में कन्वर्ट हो जाता है। जो इसका एक्टिव मेटाबोलाइट होता है वो होता है मेथामिजोल, ठीक है। तो हम अब जब भी पढ़ेंगे हम प्रोपाइलथायोयूरासिल और मेथामिजोल को पढ़ेंगे, और क्योंकि कार्बिमाजोल सेम है तो हम इन्हें एक ही लेके चलेंगे। तो ये प्रोपाइलथायोयूरासिल और मेथामिजोल क्या करते हैं, परऑक्सीडेज के एक्शन को इनिबिट कर देते हैं, जिससे क्या होता है, आयोडाइड जो है वो आयोडीन में कन्वर्ट नहीं होता। और हमें पता है जो आयोडीन है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है T3 एंड T4 का। तो इसकी वजह से क्या होगा, जो हार्मोन की सिंथेसिस है वो ही रुक जाएगी।
जो सेकंड मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है इसका, उसमें क्या होता है, इनिबिट होती है कपलिंग प्रोसेस। ठीक है, कपलिंग प्रोसेस को इनिबिट करते हैं। तो चलिए देख लेते हैं कपलिंग प्रोसेस में क्या होता है। ये हमारे पास थायराइड सेल है और ये है हमारे पास थायरोग्लोबुलिन, और इसके अंदर क्या होता है, टायरोसिन बेस होता है। और हमें पता है अगर टायरोसिन बेस पे 2 आयोडाइड लगे हुए हैं तो हम उसे क्या कहेंगे, DIT, और अगर एक आयोडीन लगा हुआ है तो उसे हम क्या कहेंगे, MIT। तो इसके बाद क्या होता है कि ये MIT DIT आपस में बाइंड कर जाते हैं, कंबाइन कर जाते हैं। और अगर DIT MIT के साथ बाइंड करेगा तो क्या बनेगा, T3। और अगर DIT DIT के साथ बाइंड करेगा तो क्या होगा, T4। इसी प्रोसेस को क्या कहते हैं, कपलिंग। और ये ड्रग्स क्या करती है, इस कपलिंग प्रोसेस को इनिबिट कर देती हैं। तो इससे क्या होगा, जो सिंथेसिस है हार्मोन्स की वो इनिबिट हो रही है। थर्ड जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है वो सिर्फ प्रोपाइल थायोयूरासिल शो करता है। इसमें क्या होता है, इनिबिट कर देता है डीआयोडीनेशन ऑफ T4। हमने लास्ट वीडियो जो थी उसमें हमने सिंथेसिस के बीच में बताया था, जो T3 होता है वो मोर पोटेंट होता है एज कम्पेयर टू T4, इसीलिए T4 T3 में कन्वर्ट हो जाता है बाय प्रोसेस ऑफ डीआयोडीनेशन। चलिए इसे प्रोसेस की फॉर्म में देख लेते हैं। ये एक टारगेट सेल है हमारे पास और ये है T3 एंड T4। T3 T4 जब पेनिट्रेट करते हैं तो T3 T3 रहता है और T4 T3 में कन्वर्ट हो जाता है बाय प्रोसेस ऑफ डीआयोडीनेशन। ठीक है, क्यों होता है वो बता दिए, क्योंकि T3 मोर पोटेंट होता है एज कम्पेयर टू T4। और ये प्रोपाइल थायोयूरासिल क्या करता है, इस प्रोसेस को इनिबिट कर देता है। और ये प्रोसेस इनिबिट होने की वजह से जो T3 का ब्लड में लेवल है वो एकदम से कम हो जाता है। अब हम इसकी कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं जिसमें हम प्लाज्मा हाफ लाइफ, इफेक्ट ऑफ सिंगल डोज, यूजेस और एडवर्स इफेक्ट देखेंगे। तो सबसे पहले हम प्रोपाइल थायोयूरासिल का देख लेते हैं। जो इसकी प्लाज्मा हाफ लाइफ होती है वो होती है 1 to 2 आवर। इसका मतलब ये हुआ कि इसकी सिंगल डोज का असर जो है वो 8 घंटे तक रहेगा, जिसका मतलब कि हमें प्रोपाइल थायोयूरासिल की कम से कम 2 से 3 डोज देनी पड़ेगी पूरे दिन में। वहीं हम अगर बात करें मेथामिजोल की, तो इसकी प्लाज्मा हाफ लाइफ होती है 8 आवर्स की, और इसका जो इफेक्ट रहता है सिंगल डोज का वो रहता है पूरे 1 दिन तक। तो हमें दिन में सिर्फ 1 ही डोज देनी पड़ती है। ये ड्रग हम यूज़ करते हैं हाइपरथायराइडिज्म की कंडीशन में, ग्रेव डिजीज और गोइटर में। और जो इसका एडवर्स इफेक्ट होता है वो क्या होता है, हाइपोथायराइडिज्म और गोइटर कैन बी अकर ड्यू टू ओवर ट्रीटमेंट। ओवर ट्रीटमेंट की वजह से हाइपरथायराइडिज्म तो ट्रीट हो जाएगा, लेकिन ओवर ट्रीटमेंट की वजह से क्या होगा, हाइपोथायराइडिज्म की कंडीशन आ जाएगी। सेकंड जो क्लासिफिकेशन है वो है इनिबिट आयोडाइड ट्रैपिंग, जिसे हम आयनिक इनिबिटर्स भी कहते हैं। तो इसमें जो सी ड्रग यूज़ होती है वो होती है थायोसाइनेट्स, परक्लोरेट्स और नाइट्रेट्स। तो चलिए इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देख लेते हैं। ये हमारे पास क्या है, फॉलिकल सेल है, उसके ऊपर क्या है, ब्लड वेसल है, जिससे हमें न्यूट्रिशन प्रोवाइड होता है और जो भी रिक्वायर्ड कंपोनेंट्स है वो हमें मिलते हैं। तो हमें ब्लड से बेसिकली आयोडाइड चाहिए होता है, तो जो कि फॉलिकल में आता है बाया सिम्पोर्टर, जो कि होता है सोडियम आयोडाइड सिम्पोर्टर। और ये सिम्पोर्टर है तो दोनों या तो अंदर आएंगे सेल के या दोनों सेल के बाहर जाएंगे। तो इस कंडीशन में हमें सेल के अंदर चाहिए तो सोडियम और आयोडाइड जो है वो फॉलिकल्स में आ जाएंगे सिम्पोर्टर की वजह से। लेकिन ये जो ड्रग्स हैं ये क्या करेगी, इन ब्लॉक कर देगी सोडियम आयोडाइड सिम्पोर्टर को। इस सिम्पोर्टर को ब्लॉक कर देगी, आयोडाइड फॉलिकल में आ नहीं पाएगा, तो सारा का सारा प्रोसेस रुक जाएगा, क्योंकि ये फर्स्ट प्रोसेस है और मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है सिंथेसिस का। इसके एडवर्स इफेक्ट देख लेते हैं। जो थायोसाइनेट्स के एडवर्स इफेक्ट होते हैं वो होते हैं किडनी टॉक्सिसिटी, लीवर टॉक्सिसिटी, बोन मैरो टॉक्सिसिटी और ब्रेन टॉक्सिसिटी। परक्लोरेट्स की क्या होते हैं, रैशेस होते हैं, फीवर, एप्लास्टिक एनीमिया, जिसका मतलब क्या होता है, बॉडी स्टॉप प्रोड्यूसिंग न्यू ब्लड सेल्स। बॉडी जो होती है न्यू ब्लड सेल्स बनाना रोक देती है। एक ग्रेनुलोसाइटोसिस, इसमें क्या होता है, जो WBC होते हैं वो कम हो जाते हैं। इतने सारे टॉक्सिक इफेक्ट होने की वजह से ये क्लिनिकली नॉट यूज़ होते हैं, ये मेथड हम यूज़ ही नहीं करते। थर्ड जो है इनिबिट हार्मोन रिलीज। इसमें हम देख लेते हैं कौन कौन सी ड्रग यूज़ होती हैं। जो उनसी आयोडीन, आयोडाइड्स ऑफ सोडियम, पोटेशियम एंड ऑर्गेनिक आयोडाइड्स। और इसका जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है वो देख लेते हैं। ये क्या है, फॉलिकल सेल है, ये क्या है, ब्लड वेसल। फर्स्ट सब कुछ सेम है,
सोडियम है, आयोडाइड है, ये हमारा सिम्पोर्टर है। इसे क्या चाहिए, एक सिम्पोर्ट करेगा दोनों को, आयोडाइड क्या करेगा, फॉलिकल सेल में आ जाएगा। लेकिन इसमें हम ड्रग कौन सी यूज़ कर रहे हैं, आयोडीन और आयोडाइड्स, और हमें प्रोडक्शन के लिए क्या चाहिए, आयोडीन और आयोडाइड्स भी। तो हम जो चीज़ चाहिए वही सप्लाई करके कैसे हार्मोन के रिलीज़ को रोकते हैं वो थोड़ा ध्यान से समझना, क्योंकि हमें आयोडीन ही चाहिए और हम आयोडीन ही दे रहे हैं, तो रुकेगा कैसे प्रोसेस, जो प्रोसेस है वो इनिबिट कैसे होगा वो देख लेते हैं। जब हम आयोडीन देते हैं एक्सटर्नली तो क्या होता है, आयोडाइड क्या करता है, खुद की कंसंट्रेशन उसकी बढ़ जाती है, तो उसकी वजह से क्या होता है, वो खुद की ही ट्रांसपोर्ट को ब्लॉक कर देते हैं। वो खुद के ट्रांसपोर्ट को ब्लॉक कर देगा, मतलब सोडियम आयोडाइड इंपोर्टर को ही ब्लॉक कर देगा वो, खुद की कंसंट्रेशन बढ़ने की वजह से। ठीक है, पहला ये हो गया। दूसरा क्या होता है, फॉलिकल्स में क्या होता है, लाइजोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, और लाइजोसोम्स का काम क्या होता है, जब थायरोग्लोबुलिन के स्ट्रक्चर में T3 T4 बन जाते हैं कपलिंग के बाद, तो ये लाइजोसोम क्या करता है, उन्हें ब्रेक डाउन कर देता है, किस में, T3 में, T4 में और MIT-DIT में। ठीक है, ये जो प्रोसेस होता है, ये जो होता है, ये लाइजोसोम करते हैं। और ये जो हम ड्रग दे रहे हैं एक्सटर्नली, आयोडीन और आयोडाइड्स दे रहे हैं, तो ये क्या करेंगे, इस प्रोसेस को भी ब्लॉक कर देंगे, और इसके ब्लॉक, इस प्रोसेस के ब्लॉक होने को हम क्या कहेंगे, थायराइड कॉन्स्टिपेशन। अब हम इसके एक्यूट और क्रोनिक एडवर्स इफेक्ट देख लेते हैं। जो एक्यूट एडवर्स इफेक्ट है वो क्या है, स्वेलिंग ऑफ लिप्स, आईलिड्स, फीवर, जॉइंट पेन, डेफिशिएंसी ऑफ प्लेटलेट्स। और इसके जो क्रोनिक है वो है इन्फ्लामेशन ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन, सैलिवेशन, स्नीजिंग और जीआई डिस्टर्बेंस। फोर्थ जो है हमारे पास है वो है डिस्ट्रॉय थायराइड टिश्यू। इसमें कौन सी ड्रग हम यूज़ करते हैं, रेडियो एक्टिव आयोडीन। तो इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देख लेते हैं। ये है हमारे पास है थायराइड ग्लैंड, ये है हमारे पास आइसोटोप रेडियो एक्टिव आयोडीन T131। जब इसकी हम बम्बार्टमेंट करवाते हैं, हम यूज़ करते हैं, तो ये क्या करता है, थायराइड सेल को डिस्ट्रॉय कर देते हैं, और थायराइड सेल डिस्ट्रॉय हो जाते हैं तो उसकी वजह से क्या होगा, वो अपना फंक्शन ही नहीं परफॉर्म कर पाएंगे, और उनका फंक्शन क्या होता है, T3 T4 की प्रोडक्शन। तो इससे क्या होगा, जो हाइपर थायराइडिज्म है वो कंट्रोल हो जाएगा। अब इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज देख लेते हैं। तो सबसे पहले एडवांटेजेस, सिंपल है, इनएक्सपेंसिव है, नो सर्जिकल रिस्क और स्कार, वंस हाइपरथायराइडिज्म इज कंट्रोल, क्योर इज परमानेंट। एक बार हाइपरथायराइडिज्म कंट्रोल हो गई, जिंदगी में कभी दोबारा हाइपरथायराइडिज्म नहीं होगा। इसके जो डिसएडवांटेज है वो देख लेते हैं। नोजिया, लॉस ऑफ टेस्ट एंड टेस्ट चेंज, स्वोलन स्लाइटली ग्रैंड, ये इसके कुछ डिसएडवांटेज हैं। अब हम लास्ट में पहुंच चुके हैं, टाइम फॉर अमेजिंग फार्मा फैक्ट। तो चलिए देखते हैं। एवरीवन हैज़ अ यूनिक स्मेल एक्सेप्ट फॉर आइडेंटिकल ट्विंस हु स्मेल द सेम। इसका मतलब यह है कि दुनिया में जितने भी लोग हैं वो अलग स्मेल करते हैं, उनकी जो स्मेल होती है वो अलग होती है, किन्हें छोड़ के, दो ऐसे आइडेंटिकल ट्विंस को छोड़ के जो दिखते भी एक तरह के हैं। वो दिखते भी एक तरह के, स्मेल भी एक तरह के एक तरह से ही सेम करते हैं, लेकिन उन्हें छोड़ के बाकी सारे अलग अलग स्मेल करते हैं। तो थैंक यू सो मच। आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली वीडियो में।